और फटाफट खबरों के बाद बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। जंग में भले ही यूक्रेन तहस नहस हो चुका हो, लेकिन रूस का हमला यूक्रेन के हौसले को डिगा नहीं सका है। तबाही के बीच कैसे हिम्मत की मिसाल पेश कर रहे हैं यूक्रेन के लोग, आगे इस पर बताएंगे आपको। आज बीजेपी अपने 42 साल पूरे कर चुकी है। कैसा रहा पार्टी के संघर्ष से सत्ता का ये सफर, और कैसे आज शहर शहर पार्टी मनाने जा रही है स्थापना दिवस का जश्न, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपके सामने होंगी। यहाँ देखिए, बात उत्तर प्रदेश की भी हम करने जा रहे हैं, जहां दोबारा सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में लगातार नजर आ रही है। बताएंगे क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का अगले 100 दिनों का एजेंडा, और कैसे चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गई है पार्टी, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। आज आपको लिए चलेंगे नवसारी के उस स्कूल जहां पर क्लासरूम की डिजिटल क्रांति ने नई उम्मीद जगा दी है। देखेंगे कैसे किताबों के साथ टैब बन गया है यहां पर पढ़ाई का हिस्सा, और कैसे ये स्कूल बन गया है मिसाल। तस्वीरें होंगी आपके सामने। बिल्कुल, बुलेटिन में देखिए आपको 72 साल के उन शख्स से भी हम मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने रिटायर होने के बाद कला की साधना का रास्ता चुना। आज उनकी पेंटिंग्स जो हैं पूरे सब जगह धूम मचा रही हैं, और कौन है ये कला के ये साथी, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का शुभ सिलसिला। तो आइए शुरुआत करते हैं शुभ समाचारों की एक शुभ खबर के साथ। नवरात्रि चल रही है और आज इसका 5वां दिन है। आज चैत्र नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद कुमार है। चैत्र शुक्ल पंचमी को विधि विधान से स्कंद माता की पूजा होती है, और आज सुबह से ही मंदिरों में भीड़ उमड़ी है। आप अब जो तस्वीरें देखेंगे वो दिल्ली के छतरपुर मंदिर और झंडेवालान मंदिर से हैं, जहां पर मंगल आरती में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं छतरपुर मंदिर से, जहां पर भक्ति भाव के साथ भक्त सुबह से ही पहुंचे हैं और मां की आरती में शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से है, जहां पर बड़ी संख्या में नवरात्र के मौके पर श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र के बाद अब बात चार धाम यात्रा की कर लेते हैं। 3 मई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर जो प्रशासन ने अब कमर कस ली है, और यात्रा से पहले तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब बस इंतजार 3 मई का है, जब चार धाम यात्रा शुरू होगी। क्या है चार धाम यात्रा को लेकर ताजा अपडेट आपको दिखाते हैं। पिछले 2 सालों में भले ही कोरोना की वजह से चार धाम की यात्रा का सपना अधूरा रहा हो, लेकिन इस बार आपका ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी, और शुरू हो जाएगा आस्था और भक्ति का सैलाब। केदारनाथ धाम के कपाट भी 6 मई को खुलेंगे, और बद्रीनाथ धाम के दर्शन की तिथि है 8 मई। यानी जिस पल का इंतजार था वो पल आखिरकार आ ही गया है। हालांकि इस बार यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके लिए आप टूरिज्म पोर्टल पर भी पंजीकरण करा सकते हैं। दरअसल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना इस बार अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे हालात काबू में रहे। इस बार जो यात्रा पे आएंगे हम सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर ले। तो उसके लिए वो पोर्टल जो है उस पे पोर्टल पर हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे, जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यात्रा शुरू भले ही होने वाली हो, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हैं, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ के आसपास के इलाके में निर्माण का काम अब भी जारी है। उस पर यात्रा की शुरुआत में हुई देरी ने इसे और मुश्किल बना दिया है, क्योंकि मॉनसून शुरू होने से पहले यात्रा पूरी तरह एक बड़ा चैलेंज है।
यात्रा थोड़ी देर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए और मानसून तक जो है हमारी मेजॉरिटी यात्रा चलती है। इसका मतलब छोटे समय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा यात्रियों को इस बार सुरक्षा के साथ यात्रा करवानी होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है जो पुलिस के प्रशासन के सामने जो है रहेगा इस बार। तो उसको देखते हुए अतिरिक्त जो भी उनको संसाधन चाहिए या सुविधाएं चाहिए, विभागों की सेवाएं चाहिए, इसके संदर्भ में हर किसी को निर्देश दिए गए हुए थे। चार धाम पर जाने वाली यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है, मशीनें तैनात हैं और सुरक्षा भी चाक चौबंद। चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियों के संदर्भ में पिछले 1.5-2 महीने से ही कार्य चल रहा है। उसमें सभी संबंधित विभाग अपने अपने स्तर से जो उनके विभाग से संबंधित कार्य है वो किए जा रहे हैं उनके स्तर से। मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसकी बैठक कर ली गई थी और उसमें काफी डिटेलिंग करी हुई थी। इस बार केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी दर्शन के लिए खुली रहेगी। केदारनाथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रुकने के लिए पहले से भी ज्यादा तादाद में टेंट लगाए जा रहे हैं। 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है और यात्रा से पहले तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम जारी है। अब बस इंतजार है 3 मई का, जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और चारधाम की यात्रा का सपना पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर होइएगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूक्रेन के बुरे वक्त में भी भारतीय उनके साथ खड़े हुए हैं। आज 25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी।
आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियां। आज बीजेपी मना रही है 42वां स्थापना दिवस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी हेड ऑफिस में झंडा फहराकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गुजरात में मेगा रोड शो के बाद आपका मिशन हिमाचल भी शुरू। केजरीवाल का आज मंडी में रोड शो, भगवंत मान भी होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार। अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ अब भी जारी। महंगाई का डबल अटैक। आज फिर 80 पैसे बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। CNG भी 2.5 रुपए हो गई महंगी। 5 दिनों में 6.5 रुपए महंगा। श्रीलंका में मंत्रियों के लगातार इस्तीफे के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का बड़ा कदम। आपातकाल का फैसला लिया वापस। कोलंबो समेत कई इलाकों में प्रदर्शन जारी। हंगरी में बड़ा हादसा। वैन से जोरदार टक्कर के बाद पटरी से उतर गई ट्रेन। लोगों की तलाश और बचाव कार्य जारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लवी शहर में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार की खबरों के बीच आई स्माइल वाली तस्वीर। यहां कई दिनों बाद अपने मालिक से मिले एक डॉगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। यूक्रेन से आ रही तस्वीरें दिल दुखा देने वाली हैं, लेकिन यूक्रेन के लोगों का जज्बा और हौसला दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। जंग में तबाह होने के बाद भी यूक्रेन खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं और जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश हो रही है। आपके सामने ये 8 तस्वीरें हैं। बिल्कुल देखिए, और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन पर इस वक्त क्या बीत रही है। अपने मुल्क की बर्बादी पर यूक्रेन के राष्ट्रपति गुस्से में हैं, तो वहीं हमले के बाद यूक्रेन में रह रहे लोगों को खाने पीने की दिक्कतों से भी जूझना पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया भर से यूक्रेन तक मदद पहुंचाई जा रही है। मदद के मिशन में भारतीय भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उधर यूक्रेन के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से उठाकर खड़ा होने के लिए $80 करोड़ की मदद देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, जंग ने यूक्रेन को भीतर तक जख्मी कर दिया। अभी यूक्रेन के ज्यादातर लोगों ने पोलैंड में शरण ले रखी है। वहां उनकी मदद के लिए लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। पोलैंड में मौजूद एक भारतीय रेस्टोरेंट सैकड़ों शरणार्थियों के लिए राहत का ठिकाना बना हुआ है। यहां पिछले 1 महीने से लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग भयानक दौर में है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें जितनी दर्दनाक हैं उतनी ही खौफनाक। इंसानियत को झकझोर देने वाली, लेकिन जंग की इन तमाम तस्वीरों के दरमियान कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बता रही हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है।
ऐसी तस्वीरें हैं जो जंग के जख्मों पर मरहम लगा रही हैं। ये तस्वीरें पोलैंड के चौथे सबसे बड़े शहर व्रोक्ला की हैं, जहां एक भारतीय रेस्टोरेंट यूक्रेन से सब कुछ छोड़कर पोलैंड आए लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड में जब मदद के हाथ बढ़े तो उन हाथों को बुलंद करने वाले तमाम भारतीय भी थे। वृत्सलॉव जो कि दक्षिण पश्चिमी छोर में है, ऐसा शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा शरणार्थी रह रहे हैं, वहाँ पे उनको रात दिन इस तरह से कुछ भारतीय नागरिक खाना पहुंचवा रहे हैं। और देखिए कार्तिकेय जौहरी साहब हैं, ये इस तरह से रोज़ यहाँ पे हर दिन लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया है और खाना पैक होता है। उनका ये रेस्टोरेंट है जो इंडियन ढाबा है और ये रेफ्यूजीज तक पहुँचता है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं और उन शहरों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी बन गए हैं। न सिर छुपाने के लिए छत है और न ही भूख मिटाने के लिए खाना। ऐसे में इंडियन ढाबा नाम के इस रेस्टोरेंट ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कुछ परिवार यहाँ पर जो वेजिटेरियंस हैं उन लोगों का खाना बड़े मुश्किल से मिलता है पोलैंड जैसे में, तो हम लोग उन लोगों को ये अपने वेजिटेरियन जो डिशेस हैं अपने इंडिया के, इसमें है एक चावल है हम लोगों का बासमती सबसे अच्छा, और ये सलाद है मैंगो सलाद जो हम लोग यहाँ ही बनाते हैं हमारे कुक्स, और एक सब्जी है, प्लस इसके साथ रोटियां देते हैं हम लोग। इसके अलावा और समोसे और ये देखिए आपकी समोसे और क्या और ये जा रहा है ये चीज़ बॉल्स ये बहुत पसंद आते हैं। तो जो लोग वेगान या वेजिटेरियंस हैं उन लोगों के लिए बहुत मदद करते हैं। वेगन फूड भी जाता है। जी हाँ, वेगन फूड भी जाता है और इस वजह से उन फैमिलीज़ को जाता है जिनको ज़रूरत है। रेस्टोरेंट के मालिक और पूरा स्टाफ भारतीय है। सुबह होते ही ये लोग खाना बनाने में जुट जाते हैं, उसे पैक करते हैं और पोलैंड में मौजूद शरणार्थियों तक खाने के ये डिब्बे पहुंचाए जाते हैं। आप लोग कहाँ से हैं भैया और क्या क्या बनाते हैं रोज मदद के लिए? हाँ, रोज हम कभी वेजिटेरियन देते हैं, ज़्यादातर वेजिटेरियन देते हैं। कभी बटर पनीर हो, कभी पालक पनीर हो गया, पनीर धनिया अदरक की ऐसे, रोटी हो गया, जैसे समोसे हो गए, चीज बॉल्स ये लो। कहते हैं ना कि जुल्म को हराने के लिए इंसानियत का जिंदा रहना बेहद जरूरी होता है। इन तस्वीरों को देखकर ये साबित भी होता है। जंग के दौरान इस तरह की तस्वीरें उम्मीद की एक किरण की तरह हैं, जो चेहरों पर मौजूद खौफ को मिटाकर ये एहसास करा रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारा कर्तव्य बनता है और मेरे हिसाब से हम लोगों को हर एक की हेल्प करनी चाहिए जो भी मदद में है। ये एक्चुअली हमें सिखाया गया है और वही हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है। युद्ध के दौरान जिन्होंने अपनों को खोया उनका दर्द कम तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी अगर कोई मदद का हाथ बढ़ाए तो हिम्मत बढ़ जाती है और जिंदगी जीने की उम्मीद भी दोगुनी हो जाती है। मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूक्रेन के लवीव शहर में जंग के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और मोमबत्ती जलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जाने वालों की याद में कुछ इस तरह से हजारों दीप रोशन किए गए हैं। यहाँ पे लवीव में हम लोग हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आप देखिए जो सिटी सेंटर है वहाँ पे कुछ इस तरह से नागरिक इकट्ठा हुए हैं। बैकड्रॉप में इटर्नल पीस की प्रार्थना चल रही है। यहाँ प्रार्थना हुई। लवीव जो कि पश्चिमी छोर पे आता है, ट्रांजिट सिटी है, वहाँ पे लगातार रेफ्यूजीज़ का जमावड़ा देखा गया और तमाम लोग इसमें ऐसे हैं जो आज उनकी आंखें नम हैं और नम आँखों से वो विदाई दे रहे हैं, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पूरे युद्ध में अपनी जान गंवा दी। आप देखिए पूरे इस सिटी सेंटर में जो कि हब है सिटी का, वहाँ पे कुछ इस तरह से तमाम पादरी भी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की, प्रार्थना की और कुछ इस तरह से आप देखिए यूक्रेन का जो मैप है वो बनाया गया है यहाँ पे और यूक्रेन के मैप के ज़रिए जो है लोगों को श्रद्धांजलि देने की
दी जा रही है और एक आस है कि वो जहाँ पे भी होंगे वो शांति में होंगे। बच्चे हैं, माएँ हैं, महिलाएं और तमाम नागरिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक यूक्रेन की सॉलिडारिटी को लेके कुछ इस तरह से उन सब की याद में ये श्रद्धांजलि, ताकि दुनिया को ये याद रहे कि जो इस युद्ध में जिस तरह से लोगों की मासूम लोगों की जानें गई, वो यूक्रेन कभी नहीं भूलेगा। इसके बावजूद भी यूक्रेन का संघर्ष और यूक्रेन की सहनशीलता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रह गई है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, लवीव। देखिए, यूक्रेन और रूस की जंग ने केवल इंसानों की दुनिया को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि बेज़ुबानों से भी उनका सब कुछ छीन लिया। हम आपको एक ऐसी दिल छू लेने वाली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो खुद को आप देखेंगे तो आप खुद भी इमोशनल हो उठेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब एक डॉगी ने अपने मालिक से वो मिला तो क्या नज़ारा हुआ, कितना खुश हो गया वो, कितना इमोशनल कर देने वाली ये तस्वीर है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद कई परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है और ऐसे में उनके पालतू जानवर या तो घरों में ही कैद होकर रह गए या पर सड़कों पर बेसहारा भटक रहे थे। वो बहुत से बेजुबान इंसानों की जंग में मारे गए हैं। जो बचे हैं वो खाने पीने के मोहताज हैं। लेकिन कुछ 42 दिन बाद इस बेजुबान को उसका मालिक जब वापस मिला और जब ये मुलाकात हुई तो ये नज़ारा बहुत इमोशनल कर देने वाला नज़र आता है। तो ये दो तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। युद्ध की विभीषिका में सिर्फ इंसान ही इसकी चपेट में नहीं आए, बल्कि बेजुबान जानवर भी इसकी चपेट में आए हैं। और ऐसा नज़ारा हमको सिर्फ युद्ध में ही देखने को मिल सकता है। भावुक कर देने वाली तस्वीरें। और आइए बात करेंगे कुछ और खबरों की। आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जनसंघ से निकले लोगों ने बीजेपी की स्थापना की थी। इन 42 सालों में बीजेपी ने 2 सांसदों से 330 सांसदों का सफर तय किया है और यही वजह है कि आज अपने 42वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी ने खास तैयारियां की हैं। अब आपके सामने 3 तस्वीरें आने जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने वाले हैं। कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी और बताया कि कैसे कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये पूरा सफर जो है वो तय किया गया है। इससे पहले जेपी नड्डा ने भी पार्टी कार्यालय पहुंचकर झंडा फहराकर इसका शुभारंभ किया है और आज से 20 अप्रैल तक बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें सरकार की उपलब्धियां सांसदों की तरफ से गिनवाई जाएंगी। तस्वीर उस वक्त की जब पार्टी दफ्तर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उन्होंने झंडा फहराकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सांसदों को यह संदेश दिया गया है कि उनकी तरफ से आने वाले दिनों में कार्यक्रम के तहत बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई जाएं। वंदे 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 भारत माता की। 6 अप्रैल 1980 वो तारीख जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। इसी तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जनसंघ से निकले लोगों ने बीजेपी की स्थापना की थी। बीजेपी के सफर को 42 साल हो चुके हैं और इन 42 सालों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। केंद्र से लेकर राज्यों तक में बीजेपी की अपने दम पर सरकारें हैं। ऐसे में बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस पार्टी के लिए बेहद खास है। हाल ही में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत ने इस स्थापना दिवस को और भी ज्यादा अहम बना दिया है। जाहिर है बम्पर जीत की झलक स्थापना दिवस समारोह में भी दिखाई देगी। तैयारियां भी कुछ ऐसी ही हैं।
बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस को मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया है। देश भर के अलग अलग बीजेपी दफ्तरों में भी झंडा फहराया जाएगा। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तमाम जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 20 अप्रैल तक पार्टी पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। पार्टी के 42 साल स्थापना के पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वर्चुअली देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हर बूथ स्तर पे, हर मंडल पे स्क्रीन लगाई जाएगी और बूथ स्तर पे सामूहिक रूप से बूथ की कमेटी के लोग बैठेंगे, जिले कार्यालय पे बैठेंगे, प्रदेश कार्यालय पे बैठेंगे और करोड़ों कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को विशेष रूप से स्थापना दिवस पे जो उनका होगा उसको सुनेंगे। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना की गई थी तब बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने पार्टी को 1984 में 2 सीट से 1998 में 182 सीटों तक लाकर खड़ा किया था। लेकिन आज बीजेपी 303 सांसदों के साथ केंद्र की सत्ता में है। 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सरकार में शामिल है, यानी देश के कुल 16 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। मतलब ये कि इन 42 सालों में बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया है और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर अपराध और अपराधियों में खौफ का नया नाम बन चुका है। यूपी में सत्ता वापसी के बाद सीएम योगी ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दे दी है, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में करीब 100 करोड़ की कीमत की जमीन को भूमाफिया से छुड़ा लिया गया है। तो वहीं शामली में भी बाहुबली विधायक नाहिद हसन के रिश्तेदार के अवैध कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। और इसी तरह मथुरा, पीलीभीत, झांसी, अलीगढ़ में भी बुलडोजर ने अवैध कब्जों की हवा निकाल दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब बात उत्तराखंड में भी बात कर लेते हैं हम। बुलडोजर अपने रंग में नजर आ रहा है। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। हालांकि इसका पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया गया। उधर मध्य प्रदेश में भी बाबा की तरह मामा के बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सतना में शराब माफिया के भाई के अवैध आशियाने को मिट्टी में मिला दिया गया और नई बस्ती में 3200 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर से कब्जा हटा लिया गया। मध्य प्रदेश में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रशासन को खुली छूट उन्होंने दे रखी है, जिससे माफियाओं में अब हड़कंप है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत पाकर दोबारा सत्ता में लौटने वाले सीएम योगी के लिए 5 साल काफी चुनौती भरे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें यूपी की जनता के सपनों को सच्चाई में बदलना है और इसलिए यूपी की सरकार ने शुरुआत भी कर दी है। 100 दिन का एक्शन प्लान यूपी सरकार की तरफ से बनाया गया है ताकि जल्द से जल्द लोगों तक ये बदलाव भी पहुंचने लगे। देखिए रिपोर्ट। यूपी में बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने वापसी की है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास भी जताया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी यूपी की जनता को उपहार देना चाहते हैं, वो भी 100 दिनों के अंदर। सीएम योगी ने 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाने के लिए सभी मंत्रियों के साथ एक बैठक की है और निर्देश दिया है कि 100 दिन में ही हर विभाग को कुछ बातों पर अमल करना होगा। इसके लिए न सिर्फ प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, बल्कि वायदे को हकीकत में बदलने के लिए रास्ता बनाना होगा। यानी योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक पर अब सीएम योगी की कड़ी नजर रहेगी। बैठक में यह तय किया गया है कि सभी विभागों को प्राथमिकता तय करते हुए 100 दिन
6 महीने और 1 साल की योजना बनानी होगी। 12 अप्रैल से विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू होगा, जिसमें खुद मंत्रियों को कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी। ग्रामीण विकास विभाग में विकास को हकीकत में बदलने की शुरुआत की जाएगी। पंचायती राज विभाग में पहले से चली आ रही कई योजनाओं पर 100 दिन के अंदर काम और तेज किया जाएगा। यूपी में आवारा पशुओं की समस्या पर लगाम लगाने के लिए तेज की जाएगी कार्रवाई। यूनिफॉर्म, किताबें और बच्चों को स्कूल तक लाना बड़ी चुनौती है, जिसे 100 दिन के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जहरीली और अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग अभियान चलाएगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में आवारा पशुओं का मामला बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। इसको लेकर बीजेपी न सिर्फ विरोधियों के निशाने पर थी, बल्कि लोगों ने भी इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आवारा जानवरों की समस्या पर लोगों को आश्वासन देना पड़ा था। अब बारी पीएम मोदी के इस भरोसे को सही साबित करने की है। सीएम योगी और उनकी टीम के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। कुछ कार्य 100 दिन में पूरे किए जाएंगे, कुछ 1 वर्ष में पूरे किए जाएंगे, कुछ 2 वर्ष में पूरे किए जाएंगे। मेरे पास जो विभाग है इसमें सबसे बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं की है, निराश्रित गायों की है, तो इसके लिए पूरा करेंगे। यूपी सरकार की कोशिश है कि कम से कम वायदों को साकार करने की पहल शुरू होनी चाहिए, ताकि 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को लेकर सरकार जनता के सामने जा सके। यूपी सरकार की इस बैठक में ये तय किया गया कि उनकी प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान ही रहने वाले हैं। 100 दिन का एक्शन प्लान फाइनल हो गया है। 100 दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम होगा। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान। पूरे 2 साल तक कोविड की वजह से राज्य में शिक्षा पर बड़ा असर हुआ है, क्योंकि इस दौरान यूपी के परिषदीय विद्यालय बंद थे। अब खुले हैं तो चुनौतियां बढ़ गई हैं। 1 करोड़ 80 लाख बच्चे अभी हमारे परिषदीय विद्यालयों में इस वक्त एडमिशन ले चुके हैं और हमने नया लक्ष्य लिया है कि इस लक्ष्य को 2 करोड़ तक लेकर के जाएंगे कि हर एक बच्चे तक बेहतर से बेहतर शिक्षा हम पहुंचा सकें। पेयजल की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो, जितनी भी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता है इसको और सुधारने का प्रयास हमारा रहेगा। यही लक्ष्य हम सब लोग लेकर के। केंद्र में मोदी सरकार की तर्ज पर अब मंत्रियों की कार्य क्षमता में भी इजाफा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पहल की है। अब मंत्रियों को अपने विभागों का प्रेजेंटेशन खुद करना होगा, यानी जो अधिकारी हैं वो सिर्फ सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। अगर किसी विभाग का प्रेजेंटेशन होता है तो मंत्री को खुद अपने विभाग का प्रेजेंटेशन करना होगा। ये देखा जाए तो मंत्रियों की कार्यशैली में एक बड़े बदलाव का सूचक है, जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के नवसारी जिले में सरकारी प्राइमरी स्कूल डिजिटल स्कूल के नाम से जाने जाता है और स्कूल की मुलाकात यदि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कर लें तो वो भी इस स्कूल की तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं, ऐसा लोगों का दावा है। स्कूल में कक्षा 1 से बच्चे डिजिटल पढ़ाई करते हैं। देखिए, गुजरात के नवसारी जिले के रंगपुर गांव का प्राइमरी स्कूल आजकल चर्चा में है। इस स्कूल को डिजिटल स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा है। यहाँ पर पहली कक्षा से पूरी पढ़ाई डिजिटल तरीके से होती है, वो भी 3D इमेज के साथ। इस स्कूल में पहली और दूसरी क्लास के बच्चों की पढ़ाई डिजिटल टैब से होती है, जबकि तीसरी कक्षा से 8वीं तक की पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास का इस्तेमाल होता है। हमने स्टैंडर्ड 1 और 2 में हम लोगों ने बच्चों को डिजिटल पेड दिए हुए, ताकि बच्चे पहली कक्षा से टेक्नोलॉजी में आगे रहे। उसके बाद हम बात करें तो कक्षा 3 से लेके 8 तक सभी क्लास में हम लोगों ने स्मार्ट क्लास रखे हुए हैं। उस स्मार्ट क्लास में गुजरात गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप हमने उसके अंदर वीडियोस, टेस्ट और PDF फाइल रखी हुई है। ऐसा देखा गया है कि बच्चों को दीवारों पर लिखने में बड़ा मजा आता है, तो इसके लिए विद्यालय की दीवारों पर खास व्यवस्था की गई है और सिरामिक टाइल्स लगाई गई है, ताकि बच्चे दीवारों पर लिख भी सके और मिटा भी सकें। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए ऐसे ऐसे गेम बनाए गए हैं जो ज्ञान का जरिया बन गए हैं। यानी पाठशाला का माहौल भी ऐसा बनाया गया है कि बच्चे खुद पढ़े और खुद सीखे।
ये जाना जाता है कि ये देखते हैं कि शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, पर हमने ये तय किया है कि बच्चे कैसे पढ़े। तो यही हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को खुद पढ़े और खुद सीखे। इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल का ज्ञान भी दिया जाता है और पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया जाता है। स्कूल के गार्डन को वेस्ट से बेस्ट निकाल कर बनाया गया है। स्कूल में यूज किए गए पानी से गार्डन की सिंचाई होती है। हमारे बच्चों को पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़े, उस हेतु से स्कूल का वेस्टेज पानी का उपयोग कैसे करने का उसमें शाला के बगीचा का बनाए गए हैं। ये स्कूल अपनी विशेषता से पूरे गुजरात के लिए मॉडल बन चुका है। यहाँ पर डिजिटल तरीके से दी जा रही शिक्षा की चारों ओर चर्चा हो रही है। मॉडल स्कूल बना हुआ है जो कि हम चाहेंगे कि हमारी बाकी स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट हो। इसमें एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा जगह का यूज़ किया है। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने जो गुजराती वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको लिखा हुआ है जिससे कि जब भी फ्री टाइम हो तो बच्चे उसको पढ़ सकें। गुजरात के छोटे से गांव के डिजिटल स्कूल ने अब तक स्टेट और नेशनल लेवल पर 54 से ज़्यादा अवार्ड हासिल कर लिए हैं, जिससे पता चलता है कि इस स्कूल ने बहुत कम समय में खास मुकाम हासिल कर लिया है। गुजरात के नवसारी से रौनक जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उस व्यक्ति से जो नौकरी से तो रिटायर हो गए हैं लेकिन अपनी रुचियों से रिटायर नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अपने हुनर को निखारा है और अब वो अपनी कला से सभी को चौंका रहे हैं। देखिए। आंखों में अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने का सपना, बरसों बाद हाथों में ब्रश थाम कर अधूरे सपनों में रंग भरने का जज्बा। यह है 72 साल के अश्विनी शर्मा, जो 35 साल तक रेलवे की नौकरी में रहे और जब रिटायर हुए तो अपने अधूरे सपने में रंग भरने की कोशिश में जुट गए। हालांकि सवाल कई थे, जो हुनर जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गया था, क्या उसमें 35 साल बाद भी शिद्दत बची थी? फिर क्या था? अश्विनी शर्मा ने सफेद कागज पर चंद रंगों के साथ एक नए सफर का आगाज किया और अपने सपनों में रंग भरना शुरू कर दिया। रिटायरमेंट के बाद जो है खाली जो हो जाता है, इंसान आराम करना चाहता है, लेकिन मेरे विचार में नहीं था। मैंने ये कहा कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूं, अपने व्यस्त रखूं। और जहाँ तक ये कला का सवाल है तो ये मेरा काफ़ी पुराना शौक़ था, 40 साल पहले। 2010 में रिटायरमेंट के बाद से अश्विनी शर्मा अब तक 1000 से ज़्यादा पेंटिंग बना चुके हैं। लेकिन ये रंगों का सफ़र अकेले अश्विनी शर्मा का नहीं था, पूरे परिवार का था, जो आज भी जारी है। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड होता है कि चलो इन्होंने अपने हुनर को डेवलप करा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंसान बिज़ी रहता है और शौक़ भी पूरे होते हैं, टाइम पास हो जाता है, अपने आप को बिज़ी रखते हैं तो अच्छा लगता है। आज अश्विनी शर्मा सिर्फ कैनवास पर चित्र नहीं बना रहे हैं, बल्कि जिंदगी के कैनवास पर अपने सपनों के रंग बिखेर रहे हैं। रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े लोगों के लिए अश्विनी शर्मा किसी मिसाल से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।